नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अधिकारों को लेकर उद्योगपतियों ने मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उद्योगपतियों के अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है, तो वो भी बता देते हैं। दरअसल कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले करीब 9 महीने से आंदोलन जारी है। हजारों किसान सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। कई टोल पर भी धरने जारी हैं। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो टिकरी बॉर्डर दिल्ली बहादुरगढ़ को जोड़ता है और बहादुरगढ़ जूता उद्योग का गढ़ है। यहां पर करीब 12,000 फैक्ट्रियों में 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन आंदोलन के चलते, रास्ते बंद होने के चलते यहां के उद्योग पर मार पड़ रही है। बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की माने तो अब तक 23,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और इसी तरह सिंगू बॉर्डर की तरफ सोनीपत में कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया भी प्रभावित हुआ है। लिहाजा अब उद्योगपति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में भी हैं। उद्योगपतियों का यह कहना है कि अगर किसानों को प्रदर्शन का मौलिक अधिकार है तो सरकार हमारे अधिकारों का ख्याल रखे। बड़ी बहस में सबसे पहले बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष नरेंद्र छिकारा का बयान सुनाते हैं। का हमारा जो PIL है लगभग तैयार है। अगले 3 से 4 वर्किंग डेज में हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी डल जाए। हमने इसमें अपने सीनियर एडवोकेट्स की सहायता ली है। कारण क्या है कि जो ये बॉर्डर जो दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है, इससे हमारी फैक्ट्रियों को हज़ारों करोड़ का अभी तक नुकसान हो चुका है। आम जितनी जनता है हमारी, वो तो परेशान है ही। शहर की लगभग 7.5-8 लाख वर्कर हमारे यहाँ बहादुरगढ़ में काम करते हैं, जिनमें से काफ़ी पलायन कर गए हैं। हमारी जो 3 शिफ्ट में फैक्ट्रियाँ चलती थी, बड़ी मुश्किल से 1 शिफ्ट की चला पा रहे हैं। ना हमारे रॉ मटेरियल आ पा रहे हैं, ना फिनिश गुड्स जा पा रहे हैं। सबसे मुख्य परेशानी अब सर्दियों का सीज़न होता है। यहाँ फुटवेयर का, इंडिया का 60% फुटवेयर यहाँ बहादुरगढ़ में बनता है। जो हमारे ग्राहक आते हैं हर पूरे साल की परचेजिंग करने के लिए, डर के मारे वो भी नहीं आ पा रहे हैं। अभी तक लगभग हमारा 22-23 हज़ार करोड़ रुपए के करीब का नुकसान हो चुका है, जो कि अभी तक जारी है। तो हमने इस बारे में अपना मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी है, बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात करी है, लेकिन इसमें हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम किसानों के विरोधी नहीं है, वो उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारा भी मौलिक अधिकार है कि जो है हमें रास्ते मिलें और हमारा व्यापार जो है प्रभावित ना हो। तो वही हमने निवेदन किया है और मानव अधिकार आयोग में भी हमने इसी की गुहार लगाई है। सुन लिया। दरअसल नरेंद्र छिकारा की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि उद्योग ठप पड़ गया है, कामकाज ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है जाम की वजह से। और ऐसे में अब क्या किया जाए, सरकार उनकी सुने। साफ तौर पर उन लोगों ने मांग की है कि उद्योगपतियों को लाभ होना चाहिए और जो नुकसान उनका लगातार हो रहा है वो नुकसान अब बंद होना चाहिए। कब तक उद्योगों पर इस तरह से मार पड़ती रहेगी? अपने अधिकारों की बात अब उद्योगपति करते हुए नजर आ रही हैं। तो लगातार किसानों का आंदोलन 9 महीने से जारी है टिकरी बॉर्डर पर, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसमें उद्योगपतियों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर बंद है, जाम है, किसानों का आंदोलन चल रहा है और जो कामकाज है वो उद्योगपतियों का इसमें प्रभावित हो रहा है। अब सवाल यह है कि जो हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, आखिर कैसे उसकी भरपाई होगी? और जो तकरीबन 8 लाख कर्मचारी 12,000 फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके रोजगार पर क्या इसका असर पड़ रहा है? कैसे वो अपनी रोजी रोटी चला पा रहे हैं और कैसे वो काम धंधे कर पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसलिए अब अपने मानव अधिकारों की बात यहाँ पर उद्योगपति करते हुए नजर आ रही हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उद्योगों पर इस तरह से मार पड़ती रहेगी और कब तक जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले, जो रोजाना कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, रोजी रोटी का संकट उन लोगों के सामने भी खड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा जूता उद्योग आंदोलन से प्रभावित हुआ है, क्योंकि जूता उद्योग का गढ़ बहादुरगढ़ माना जाता है और वहां पर 12,000 फैक्ट्रियों में करीब 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं और सीधे तौर पर उन कर्मचारियों की जिंदगी पर इसका असर पड़ा है आंदोलन की वजह से। अब कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि उद्योग ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसे में कर्मचारी कैसे काम करें और कैसे इस संकट को दूर किया जाए? अब सरकार से भी मांग उद्योगपति लगातार कर चुके हैं। मानव अधिकार आयोग जाने का फैसला उन लोगों की ओर से लिया गया है और यहां तक इस बात को भी कहा गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक भी उनकी जाने की तैयारी है।
साफ तौर पर यह मांग है उद्योगपतियों की कि बॉर्डर को खुलवाया जाए और जो कामकाज प्रभावित हो रहा है, उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, कम से कम वो प्रभावित ना हो और उनमें काम करने वाले मजदूर कर्मचारी सही तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएं, अपनी रोजी रोटी के लिए पैसा कमा पाएं। तो सवाल यही है कि जो लाखों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं और हजारों करोड़ का जो नुकसान अब तक हो चुका है, कैसे ये ठीक होगा और कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि उद्योगपति तो ये कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर को खुलवाया जाए। तो कई सारे सवाल हैं। सबसे पहले उन सवालों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय मैं करवाऊंगा। सवाल नंबर 1, उद्योगों पर मार, कब तक तकरार? अधिकारों की बात, उद्योगपतियों को मिलेगा साथ। सवाल यह भी है कि करोड़ों के घाटे की कैसे होगी भरपाई? जो अब तक करोड़ों का घाटा हो चुका है उद्योगपतियों को, कैसे उसकी भरपाई होगी? और जो लगातार कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं, कैसे उनकी रोजी रोटी चल पाएगी? मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विदुर रावल मौजूद हैं। विदुर रावल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र रेणु हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है। किसान नेता राजेश दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है राजेश जी। साथ ही नरेंद्र चिकारा, जिनको आप सुन भी रहे थे, उपाध्यक्ष हैं बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले नरेंद्र चिकारा जी, आप ही के साथ में शुरुआत बड़ी बहस की कर रहा हूँ। किस तरीके की परेशानियां आप लोगों को आ रही हैं और मांग आप लोगों की क्या है? नरेंद्र जी। बड़ी परेशानी आज के दिन पिछले 9-10 महीने से जो हमारे बॉर्डर यहाँ रास्ते बंद हैं जी, इससे जो हमारे उद्योग हैं यहाँ पर बहादुरगढ़ में खासतौर से बात करें, लगभग 12,000 के करीब यहाँ फैक्ट्रियां हैं, जिसमें 8 लाख के आसपास हमारे यहाँ वर्कर काम करते हैं जी। हमारी तो बिल्कुल ही कमर टूट गई है। हम शुरुआत से लेके अभी तक यही गुहार कर रहे हैं। हम किसान भाइयों से हमें पूरी हमदर्दी है और पूरा उनका मौलिक अधिकार है, वो बैठे, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कम से कम हमारे जो रास्ते बंद हो रखे हैं वो रास्ते खुल जाएं, जिससे हमारा, जैसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसान भाई के बगैर हमारा कुछ नहीं काम चल सकता, वैसे उद्योगों के बगैर किसी का भी काम नहीं चल सकता। आज अभी तक हमारा लगभग 23,000 करोड़ रुपए के आसपास तक का लगभग अकेले बहादुरगढ़ में हमारा नुकसान हो चुका है। बैंकों के कर्जे हमारे ऊपर चढ़ गए हैं। हमारे वर्करों को हम पूरा, जहाँ 3 शिफ्टों में काम होते थे, 1 शिफ्ट का हम काम दे नहीं पा रहे हैं। हमारा बिल्कुल ही हमारा बेड़ा गर्क हो रखा है। ठीक है विदुर रावल जी, कैसे अब समस्या का समाधान हो? क्योंकि सरकार से भी उद्योगपति मांग कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो समाधान निकाला जाए। जो लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, कर्मचारियों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, हजारों करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है, कैसे वो पटरी पर आएगा? 2014 के परिवर्तन के बाद से, जब से मोदी सरकार केंद्र में आई, तब से कुछ लोग, भारत विरोधी लोग और जो विपक्षी लोग थे, वो केन प्रकरण अलग अलग तरीके ढूंढ रहे सरकार सफल नहीं हुए, झूठे झूठे नैरेटिव बनाते हैं। लेकिन वो जब असफल होते रहे, इसके बाद 2019 में जब दोबारा से मोदी सरकार आई, तो तब तक ये लोग हौसला छोड़ चुके थे, हौसला जो है इनका टूट चुका था। तो इन लोगों ने एक नई तरह का एक विरोध का मॉडल चुना, जिसको मैं शाहीन बाग मॉडल कहूंगा। ये शाहीन बाग मॉडल, जिसमें आम जनता को परेशान किया जाए, उनको घोटा जाए और उनके रास्ते बंद किए जाए, ताकि विकास की पटड़ी पर बड़ी तेजी से जो भारत चल रहा है, उस विकास की पटड़ी से भारत को डीरेल किया जाए। प्रयास तो है ये। इसके पीछे शक्तियां कौन सी हैं? शक्तियां जरूर ऐसी भी हैं जिन्हें पसंद नहीं है कि सत्ता के अंदर कौन लोग बैठे हैं, वो देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं, ये तो है ही। लेकिन इसके पीछे विदेशी वो ताकतें भी जिम्मेदार हैं। अभी हम बात कर रहे थे नरेंद्र चिकारा जी से, आपने उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो परेशान है। अब उनकी परेशानी ये है, और ये सुनने वाली परेशानी,
ये परेशानी ये है कि ये जो बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज है, ये 9000 यूनिट का एक बड़ा जो है एक वहाँ हब है, इंडस्ट्रियल हब है। और इन लोगों की लगभग पिछले 7-8 महीने से 2000 के करीब इकाइयां बंद हैं। अब ये 2000 के करीब जो इकाइयां बंद हैं, ये इकाइयां डायरेक्टली क्या कर रही थी, इस पर जाना बड़ा जरूरी है, इसकी डिटेलिंग करनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रीज है, ये सुनिए। ठीक है राजेश दहिया जी, कितना इत्तेफाक आप नरेंद्र जी की बात से रख रहे हैं? जो उद्योग प्रभावित हो रहे हैं आंदोलन की वजह से, कैसे वो पटरी पर लौट पाएंगे? भाई बात को पूरा कर लीजिए, अभी बात पूरी नहीं। ठीक है रावल साहब, बहुत समय पड़ा है, आऊंगा एक एक कमेंट्स पहले सबका हो जाए, उसके बाद में आपके पास आ रहा हूँ, अपनी बात भी आप रखिएगा। नहीं गलत बात है, आपको या तो समझ नहीं आ रही थी। रावल साहब सर, एक एक कमेंट सबका हो जाए, इतना समय शुरुआत में नहीं दे सकता, प्लीज समझिए सर, एक एक कमेंट सबका हो जाए, उसके बाद में आपके पास आऊंगा, आप विस्तार से बोलिएगा। मैं एक पॉइंट तक लेकर जा रहा था, आपने उस पॉइंट पर डिस्कस। चलिए आप अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड और लीजिए। राजेश दहिया जी आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रावल साहब बोलिए। जी, बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि ये जो 2000 यूनिट जो बंद हुए हैं, इन यूनिटों ने किन लोगों को परेशान किया हुआ था जी? इन लोगों ने लेदर मैन्युफैक्चरिंग का जो कारोबार चीन का था, जिसका 85% शेयर चाइना का था, उस चाइना से 85% शेयर को हटाकर उनका 38% शेयर ले आए और खुद इनका 60% से अबव शेयर हो गया। लेदर मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। ये चाइना की इकोनॉमी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो तरीका ये निकाला, जिस प्रकार पंजाब के अंदर एक के बाद एक इंडस्ट्री बंद करके पंजाब को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया, इसी प्रकार हरियाणा और भारत देश के अंदर इस प्रकार की कुछ विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, जो इनको एक ही टेंटों में पत्तलों पर काजू और किशमिश खिला रही हैं। उन लोगों का भी तो हित है इसमें। ये शाहीन बाग मॉडल से बहुत विदेशी ताकतों को, भारत विरोधी ताकतों को मदद मिल रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है दहिया साहब अपनी बात रखिए। गुप्ता जी, ये हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता ना, ये बहुत बोल चुके हैं, इन्होंने झूठी बात कर रहे हैं, ठेका ठा रखा है। अरे विदेशी ताकत आ गए, तुम्हारा इंटेलिजेंस कहां गया? तुम देश को संभाल रहे हो 7 साल से, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि इंटेलिजेंस हमारा क्या करता है। अब विदेशी ताकत आ गई। बात करता हूँ चिक्कारा साहब की, अगर उसकी फैक्ट्री बंद होगी तो उसको तेल निकल गया, अगर उसका 500 का जूता 400 बिकेगा तो कितना दिन चलाएगा? किसान की फसल अगर बट्टे खत्म हो जाए तो किसान रोड पे आ गया। गुप्ता जी, किसान कभी रोड पे नहीं आया। रावल साहब एक एक करके प्लीज सर, एक बार सब बोले, उसके बाद में आ रहा हूँ। भैया साहब, आपकी हिस्ट्री मुझे पता है, आप किन पार्टियों के नुमाइंदे रहे मुझे पता है। ये क्या तरीका आपका बात करने का? उंगली को नीचे करो अपनी उंगली को। रावल साहब एक बार सुन लीजिए प्लीज सर, आप अपनी बारी पर बोलिए, बाकी लोगों को बोलने दीजिए प्लीज, मैं आपके पास लौटूंगा। और दहिया साहब आप प्लीज फैक्ट्री पर आइए सर। ठीक है रावल, ठीक है सर, ठीक है रावल साहब प्लीज सर समझिए सर, ऐसे समय खराब हो रहा है। रावल साहब ऐसे समय खराब हो रहा है। दहिया साहब आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो कम से कम उद्योगों पर बोलिए सर। ठीक है उंगली को अपनी संभाल के रखो अपने लिए, इस उंगली को ना दिखाओ। हाँ बोलो तमीज से बोलो तमीज से। प्रोफेसर साहब सुन लीजिए सर, प्रोफेसर साहब सुन लीजिए सर, समय खराब हो रहा है, प्लीज सर समझिए। प्रोफेसर साहब समय खराब हो रहा है, आपस में मत झगड़िए। आज तू किसान बन गया, अरे 5 स्टार के आदमी तू आज किसान बन गया। तेरी हिस्ट्री बताऊं मैं, कौन कौन है तू? अरे प्रोफेसर साहब भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए प्लीज, मुझे आप सभी का ऑब्जेक्ट डाउन करना पड़ेगा, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए और एक एक करके बोलिए, अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज सर। रावल साहब समय खराब हो रहा है सर, आप समय बर्बाद करने आए, अपने तथ्यों को रखने आए, समय तो बर्बाद मत करिए प्लीज आपस में बचकर। अपनी बात रख। अरे रावल साहब बारी का इंतजार करिए ना, बाकी लोगों को तो मौका दीजिए सर, बाकी लोगों को सुनिए तभी तो आप बोलेंगे ना। रावल साहब प्लीज सर समय खराब हो रहा है सर। रावल साहब समय खराब हो रहा है प्लीज सर। राजेश दहिया जी आप मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। मैं सर आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना तो मुद्दे पर बोलिए सर। आप बोलो ना, आप मुझे आप क्वेश्चन पूछिए, बोलिए।
दहिया हमने साहब आपसे ये कहा है जी। कि छिक्कारा साहब का पॉइंट ये है कि उनका जो बिजनेस बंद हो चुका है। मैं सोनीपत में रहता हूँ, यहाँ बीएसटी बंद हो चुकी है, एटलस बंद हो चुकी है, बिजनेस व्यापार का भट्टा बैठ चुका है। कोरोना काल में कोरोना काल में कितने कर्मचारियों ने छटनी कर दी, वो क्या उसमें किसान आगे थे क्या? रावत साहब, मैं आऊंगा सर, थोड़ा इंतजार वो करिए। हमारी बीजेपी सरकार आई थी जब ट्रंप आए थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, समझा? तो ये जो बिजनेस का भट्टा बैठा है ये कोरोना के कारण बैठा है, जिसमें लॉकडाउन हुआ है। किसान को क्यों बदनाम कर रहे हैं? किसान तो अपनी रामलीला ग्राउंड में जाने के लिए आपसे परमिशन लेकर दिल्ली जा रहा था, जैसे कि आपने अन्ना हजारे को बैठाया था, समझा? आपने किसान को मजबूर किया कि वो रोड पे बैठे और जिस किसान तो ठीक है, ठीक है, प्रोफेसर साहब मैं आऊंगा सर, थोड़ा रुकिए सर, थोड़ा रुकिए। गवर्नमेंट उस पर तार लगाए हुए हैं। किसान तो कभी भी सड़क पे बैठना नहीं चाहता था, वो आज भी कहेंगे तो आप हम रामलीला ग्राउंड में चलेंगे तैयार हैं। हमारा जो टारगेट था वो आपको सरकार से बात करने का था, रामलीला ग्राउंड में जाने का था, जिसको भी सरकार ने हमें रोका गया, इसका सारा श्रेय जाता है श्री मनोहर लाल। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन दहिया साहब आपने बात का जवाब नहीं दिया कि जो उद्योग प्रभावित हो रहे हैं वो कैसे पटरी पर लौटेंगे। बाल मुकुंद शर्मा जी, कैसे पटरी पर उद्योग लौटेंगे? साफ तौर पर यहाँ पर उद्योगपति कह रहे हैं कि हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है, 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं, 12,000 फैक्ट्रियां हैं, कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी? देखिए ये भी एक बहुत बड़ा खंडा है जो आज की डिबेट है। ये मैं ये समझ नहीं पाया कि 9 महीने से अगर रास्ते बंद है तो उसका जिम्मेवार कौन है? किसानों का पड़ाव ना तो कुंडली था ना टिकरी बॉर्डर था, किसान तो रामलीला मैदान में जाकर के अपना प्रदर्शन करना चाहते थे और जंतर मंतर पे जाना चाहते थे। उनको रास्ते में रोका सरकार ने रोका। 9 महीने से किसान यहाँ बैठा है। और ये जो आज नरेंद्र छिकारा जी बोल रहे हैं, भले आदमी, सज्जन आदमी है, ठीक बात रख रहे थे, लेकिन अब मैं ये पूछता हूँ क्या इनको 9 महीने के बाद पीआईएल याद आई है? और अभी तक भी पीआईएल डली नहीं है, उससे पहले डिबेट होगी। तो क्या मीडिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो बदनाम करना चाहता है किसानों को? पीआईएल डाली नहीं है। और मैं तो एक अच्छी बात छिकारा जी के को एक सचेत भी करना चाहता हूँ, आप पीआईएल डालिए, वहां पर हम ये देखेंगे कि बैलेंस शीट पिछले साल डालने की बात कोर्ट में कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मानव अधिकार आयोग तो पहुंच गए ना कि उनके अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, जो वहां पर रोजी रोटी का संकट कर्मचारियों के ऊपर है, वो कैसे दूर होगा? वो तो तभी दूर होगा ना जब बॉर्डर खुलेगा। आप बीच में ना बोले सर, आप कह रहे हैं ना कि पीआईएल दायर अभी की नहीं है, तो मैं इस पर कह रहा हूँ कि मानव अधिकार आयोग तो पहुंच गए ना। अब मैं पूरी होने दीजिए, फिर बीच में बात डिस्टर्ब होती है मेरी। 2 बार सुन लीजिए। हाँ बोलिए। उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, मैं साबित करूंगा ना आपकी डिबेट में, जो मेरे को टाइम दिया मुझे बोलने दीजिए। अगर एंकर तो हमारे सम्मानित है, वो सबको ऑपरेट करते हैं। बात पूरी करिए जी। उसके बाद जब मामला कोर्ट में चला जाएगा तब तय होगा ना जिम्मेवार कौन है। ये किसान तो चले थे रामलीला मैदान के लिए, जंतर मंतर के लिए, सरकार ने बीच में क्यों रोका? और उसके बाद किसानों ने रास्ता नहीं रोक रखा, जो बैरिकेड करे हैं, जो आरसीसी पिलर तैयार कर दिए रोड पे, जो रोड पे वो जो बैरिकेड कांटे लगा दिए वो सरकार ने लगाए। किसानों ने तो कहीं रास्ता रोक ही नहीं रखा। रही बात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहता है कि आज हम पीआईएल डालेंगे, 9 महीने के बाद इनको पीआईएल ध्यान आई। पीआईएल तो 10 दिन में 15 दिन में डल जानी चाहिए। ये अगर पीआईएल डालेंगे, हमारे पास भी लंबी चौड़ी फौज है वकीलों की, किसानों के पास भी और कांग्रेस के पास भी, क्योंकि हम इस विषय पर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, हाँ उन व्यापारियों के साथ भी खड़ी है। लेकिन व्यापारियों को पीआईएल डालने पर से सरकार से निवेदन करना चाहिए। एक ड्रोन से मैपिंग होती है। ये जो गांव में कर्मचारियों जो रोजी रोटी प्रभावित हो रही है वो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आंदोलन जायज है, आंदोलन सही है और बातचीत नहीं होनी चाहिए, आंदोलन चलता रहना चाहिए। सर बातचीत तो होनी चाहिए ना, और सारा ठीकरा एक पक्ष पर फोड़ना कितना सही है? ठीक है विजेंद्र जी, क्या ठीक है, सरकार ड्रोन से मैपिंग कराए। ठीक है विजेंद्र जी, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा, उद्योग प्रभावित होते रहेंगे और सारा ठीकरा हम एक ही पक्ष पर फोड़ दें कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, किसानों को रोकी है सरकार ने। किसान कह रहे हैं कि साहब हम भी अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जो उद्योग प्रभावित हो रहे हैं उनका पक्ष कौन रखेगा? गुप्ता जी, देश के विकास के लिए शर्मा जी आप सुन लीजिए, जहाँ कृषि आवश्यक है वहाँ उद्योग भी आवश्यक है। दोनों ही मिलकर के देश की जीडीपी को चलाने का काम करते हैं। उद्योग भी चलने चाहिए और कृषि का भी काम अच्छे से चलना चाहिए जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर बैठते हैं डिस्कशन के लिए, झगड़े पर न जाए। और विधु जी, आप ज्यादा गुस्सा करते हैं और हर के बीच में आप उंगली उठाने की बात करते हैं। आप सुनने का धैर्य रखें, आप सरकार की तरफ से बैठे हो, बात को ध्यान से सुनिए। जब पंजाब के किसान हरियाणा में से होकर के दिल्ली के लिए चले थे तो आपको याद होगी वो बात
अनिल विज जी ने और मनोहरलाल खट्टर जी ने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जो मैं हरियाणा के अंदर से किसान को गुजर करके दिल्ली तक नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके बाद किसानों ने जहां जा किसानों में अंबाला ले लो, हिसार ले लो, टोहाना ले लो, भिवानी ले लो और ये अभी करनाल का ले लो, कितनी जगह हरियाणा के हर जिले में सरकार ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। इसके पीछे ये है, सरकार, हरियाणा की सरकार अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि हम मोदी के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। अगर मोदी चाहेगा मार दो तो मार देंगे, मोदी चाहेगा केंद्र सरकार को प्रश्न करने के लिए हरियाणा की सरकार अपनी हठ धर्मिता पर आई है। अब मैं चिकारा जी की बात के ऊपर आता हूँ। राहुल जी सुनो, चिकारा जी के लिए मैंने पहले कहा उद्योग भी चलने चाहिए और कृषि भी चलनी चाहिए, लेकिन मैं ये सरकार से क्वेश्चन पूछता हूँ, आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? न तो किसानों ने फैक्ट्री बंद करवाई, न उद्योग बंद करवाए। ठीक है, उन 8 लाख कर्मचारियों का भी रोजगार चलना चाहिए, लेकिन इसका रास्ता निकालेगा कौन? खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी कर दी है कि सरकार जल्दी से जल्दी रास्ते खाली करवाए। सरकार क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेती है? सरकार कहते है कि हम संवाद ही नहीं करेंगे किसानों से। अरे किसानों के साथ संवाद करो। किसान की आपको जो ना फैक्ट्री का लॉस होगा, मजदूरों का लॉस होगा, सही है, लेकिन जमींदार का कितना लॉस हो रहा है? जो आदमी अपने घर बार को छोड़ करके 9 महीने से रोड के ऊपर बैठा हुआ है, आखिर उसका क्या कसूर है? और दूसरा, लेकिन कसूर उनका भी क्या है ना, जो कर्मचारी अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और आपने उदाहरण दिया हरियाणा सरकार का कि वो किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है, तो सर पंजाब पर भी बोलिए। फिर पंजाब के मोगा में क्या हुआ? क्या कांग्रेस की सरकार को भी आप जिम्मेदार मानेंगे और कहेंगे कि किसानों की विरोधी सरकार है? देखिए, पंजाब का, गुप्ता जी, जो हरियाणा में हर जिले के अंदर, पंजाब में इतना खरी नहीं हो रहा जितना हरियाणा में कर रहा है। हरियाणा की सरकार ने जब भी आंदोलन थोड़ा शांति पकड़ता है, 7-8 दिन निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं जानबूझ करके किसानों को उकसाने के लिए। आप पंजाब की ये भी बात देख लीजिए, पंजाब में जलियांवाला बाग का रिनोवेशन का इनागुरेशन किया गया, जिसमें भाजपा का एक लीडर भी नहीं पहुंचा। वहां क्यों नहीं गया? लेकिन जानबूझ करके, जहां हरियाणा प्रदेश में भाजपा जानबूझ करके ऐसी जगह अपना प्रोग्राम रखने का काम करती है ताकि किसानों को उकसाया जाए और उकसा करके फिर इनको डंडों से पीटा जाए। ठीक है, रावल साहब जवाब देना चाह रहे हैं, इस आंदोलन को दबाना चाहती है। ठीक है, रावल साहब जवाब देना चाह रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं प्लीज आप सभी लोग एक एक करके बोलिए, अपनी बारी का इंतजार करिए ताकि दर्शक समझ पाए आप लोग क्या बोल रहे हैं। 1 मिनट और मेरी बोलिए, बात पूरी करिए। आज हिंदुस्तान का किसान आंदोलन ने पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। 10 महीने से चल रहा, और इतना लंबा अहिंसक आंदोलन आज तक हमने न देखा न सुना है कभी। इतिहास का स्टूडेंट हूं मैं और मास्टर हूं मैं हिस्ट्री में, मैंने कभी इतिहास में ये नहीं पढ़ा कि इतना लंबा किसानों का आंदोलन जो अहिंसक रूप से चल रहा है और केवल मात्र एक मांग मांग रहा है कि हमारी ये मांग मान लो, लेकिन उसी के लिए सरकार जानबूझकर के आंदोलन खींच रही है। क्यों नहीं वो समाधान करती? क्यों मौका देती है फैक्ट्रियां बंद हो? क्यों मौका देती है जमींदार बंद हो? क्यों मौका देती है किसानी बंद हो? आज आप देख रहे हो वहां पर जो है ना हिमाचल में सेब, ठीक है सर, बाकी मुद्दों पर आएंगे, ठीक है, वही हाल हरियाणा में होने वाला। ठीक है प्रोफेसर साहब, देश में होने वाला किसानी का। ठीक है, प्रोफेसर ऋतु रावल जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, जो 3 लोग हैं यहाँ पर, जो तथाकथित कुछ किसान नेता बताते हैं वो भी, और जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं वो भी, और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधि वो भी, इन तीनों ने एक दूसरी बात कही। मुझे दूसरा शब्द थोड़ा सा अमर्यादित लगता है, लेकिन खेत के साथ इसी शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है मुझे। कि दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सरकार मना कर रही है बातचीत की। ये तीनों लोग आपके पास बैठे हैं, इनका तीनों का समय आएगा, ये तीनों मुझे वो बता देंगे कि सरकार की कौन सी ऐसी स्टेटमेंट या कौन से ऐसे एक्शन का आधार बनाकर ये बात ये कह रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कह रही है वो मैं बताता हूँ। 11-11 दौर की वार्ता हुई। रेडू साहब, अब तो मेरा समय है ना रेडू साहब? मेरी आवाज भी आ रही, मैंने आवाज के लिए बोला है, आवाज बढ़वाने के लिए बोला, मेरी आवाज बढ़ा। तो ये तीनों जो प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ पर, सम्मानित लोग हैं, तीनों के तीनों, इनकी मैं जानकारी में बता दूं, इनको शायद इतना ध्यान रहा होगा। 11-11 दौर की वार्ता हुई और उन वार्ताओं के टूटने का कारण एक शर्मिंदगी बड़ी घटना थी जो 26 जनवरी को जो वहां पर लाल किले पर हुई। लेकिन उन वार्ताओं में
सरकार का क्या रुख रहा और इन लोगों का क्या रुख रहा, उस पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए। ये आखिरी जो 11वीं दौर की वार्ता हुई थी वो 23 जनवरी को हुई थी, लेकिन उधर वार्ता हो रही है, सरकार के साथ वार्ता कर रही है, और वार्ता कैसे करते थे, ये मीटिंग के अंदर जाते थे, कुर्सी को घुमा लेते थे, ट्वीट कर लेते थे वार्ताकार के साथ, और पीछे लिखते थे यस और नो। ये तो इनकी दिलचस्पी थी वार्ता में। दूसरा, 23 को वार्ता हो रही है, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है, और 10 तारीख को उससे 13 दिन पहले इधर वार्ता हो रही है, और उधर कैमला के अंदर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के वहां पर टेंट उखाड़ रहे हैं, जनता के ऊपर कुर्सियां फेंक रहे हैं, इतना हुड़दंगई कर रहे हैं। उसके बाद भी चले, कोई बात नहीं। 26 जनवरी को जो इन्होंने कांड किया, मुझे लगता है ये सभी भारतीय हैं, इन सब के अंदर जो है अपने तिरंगे के प्रति सम्मान जरूर होगा। ये कहीं ना कहीं चोरी छुपे तो जरूर ये इसको महसूस करते होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल किया और कहा कोई बात नहीं, तुमने गलती किया, वो कानूनन तरीके से देखेंगे, लेकिन तुम लोग किसान का पवित्र नाम लेकर आंदोलन कर रहे हो तो ठीक है, तुम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, आप सम्मानित लोगों के साथ मैं बड़ा दिल रख के वार्ता करना चाहता हूँ। मैं आपसे फोन कॉल दूर हूँ, आप मुझे फोन कॉल दूर हूँ आपसे। इसके बाद देश के कृषि मंत्री जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा कि आप मुझे आधी रात को भी बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन बातचीत में दिलचस्पी तो नहीं है। अभी जो ये आंदोलन करे, तीनों लोग बताएंगे, देखिए दिल पर हाथ रखकर बताना, रेडू साहब आप ईमानदार आदमी हैं, आप ईमानदार आदमी। एक भी बार ऐसी कोई मांग आपने पिछले 2 महीनों में किसी इन जत्थेबंदियों द्वारा, ये यूनियन बाजों द्वारा एक भी ऐसी मांग की है कि हम फला तारीख को वार्ता करना चाहते हैं, सरकार वार्ता की नहीं करे? वार्ता की तो बात ही नहीं करते अगले लोग, वार्ता तो चाहते ही नहीं है। वार्ता होगी तो ये लोग एक्सपोज होंगे, और वार्ता ना होकर हंगामा खड़ा रहे, ताकि उन लोगों के जो राजनीतिक मंसूबे हैं, जिनके बारे में प्रदेश सारा जान चुका है, साइलेंट मेजोरिटी जान चुकी है। दूसरी बात एक और ये कह रहे थे कि ये मैं एक और बात पर आना चाहूंगा, लेकिन शायद समय आप इतना ना दे पाए, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और कह दी आपकी। इन्होंने कहा कि किसान वहां पर बैठा है, भैया जी अब किसान वहां नहीं बैठा। अब आप किसान परिवार से हैं, रेड्डी साहब परिवार के किसान से हैं, बाल मुकुंद भी किसान परिवार से हैं, आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप लोग जरूर बैठे हैं, किसान वहां नहीं बैठे। और मैं सबूत देता हूँ, मैं सबूत देता हूँ, आप विचलित रहोगे, मैं सबूत देता हूँ। आज ही जो आंकड़े रिलीज हुए हैं, उसमें हरियाणा की कृषि दर जो है 6% से अधिक है, जबकि हमारे पड़ोसी पंजाब की कृषि दर जो है वो 2% तक रह गई है। अब इसका कारण क्या है? हम उनसे 3 गुना से ज्यादा बढ़ रहे हैं कृषि तौर पर। इसके 2 कारण है। इसका कारण है कि हरियाणा का जो मेहनती किसान है, कर्मठ किसान है, जो असली किसान है, खेत में काम करने वाला किसान, जो अभी खेत में ही है, इनके साथ नहीं बैठा, उसने खून और पसीने के साथ खेत में जी तोड़ मेहनत करके रिकॉर्ड पैदावार की है, और उसी कारण से हरियाणा की कितनी हुई। लेकिन पंजाब के अंदर जो जत्थेबंदियां हैं, एक बार खत्म करूंगा प्रयास की, जल्दी से पंजाब की जत्थेबंदियों को प्रायोगिक तरीके से हमने 26 नवंबर की रात को आपके सभी टीवी चैनल पर देखा था, किस प्रकार से वहां शंभू बॉर्डर से घुसते हुए करनाल और सिंह बॉर्डर तक ये लोग पहुंचे थे। ये वही जत्थेबंदियां हैं जिनको खुद कांग्रेस में मानते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर हैं, वो खुद मानते हैं कि उन्होंने प्रायोजित तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने बड़ी होशियारी के साथ उनको वहां पर अपने पंजाब के आंदोलन, जो कि पंजाब के कांग्रेस की वादा खिलाफियों से संबंधित हो गई था, इसको हटाकर ये दिल्ली के बॉर्डर पर ले आए हैं। इस बात को कौन कह रहा है? सुनील जाखड़ जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो वर्तमान अध्यक्ष को मोहर लगा रहे हैं। ये बात तो खुद कह रहे हैं लोग, और कैप्टन की होशियारी के लिए बात दे रहे हैं। अब इसमें संशय कहाँ रहे? ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है दरिया साहब, अब जवाब दीजिए। बातचीत आप लोग करने के लिए तैयार नहीं है, आपने कोई तारीख अपनी तरफ से नहीं बताई, कोई पहल बातचीत की आप लोगों ने नहीं की, बस इतना ही कहा कि सरकार तारीख दे, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट, किसान कभी भी वार्ता से पीछे नहीं हटा। खुद ये इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक फोन दूर हूं। क्या वो फोन कॉल हमने आज तक आई? क्या आज तक आई? अरे हर 4 साल बाद ओलंपिक गेम होते हैं, इस बार हर जो मेडल लेके आए ना, उसके घर मुख्यमंत्री दुमदुआ का भाग रहा है। क्या इससे पहले मेडल नहीं आए थे? अब ये कहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी होशियारी से यहाँ भेज दिया जत्थेदार को। तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी में क्या दिमाग नहीं था कि उन्होंने सिर्फ आफत बड़े ऊपर ले ली? प्रोफेसर साहब उंगली मत दिखाओ, अब मेरी टर्न है, मेरी सुनो पहले आप, समझा? आज चिकारा साहब को पसीना आ गया कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी, हम 9 महीने से बोर्ड में बैठे हुए हैं, मैं भी किसान हूँ,
समझा? ये मसौदा किसान फटे कपड़े का है, जिसके अंदर दर्द है ना वो किसान है, जो जमीन में जाता है वो किसान है। आप ये कहते हैं वो सारे किसान नहीं है। अरे मुझे शर्म आती है, क्या हम उग्रवादी हैं? प्रोफेसर साहब शर्म कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट उनसे आपसे। आज चिक्कारा साहब को दर्द हो गया, 600 किसान हमारे शहीद हो गए हैं। जब चिक्कारा साहब को पसीना नहीं आया, हम तो कहते हैं कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए और कोर्ट में ये फैसला हो कि रस्ते किसान रोके हैं और क्यों रोके हैं और किसके कहने से रोके हैं। ये चीज सारी इसका जो सारा श्रेय है ना, ये बीजेपी सरकार को जाता है और उसके साथ आपके जो बीजेपी के प्रवक्ता है ना, जो सरकार को मिसगाइड करते हैं, यहाँ बैठ के कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है चिक्कारा साहब, जो भट्ठा बैठा ना आपका उद्योग का, वो चिक्कारा साहब को अब पता लग गया है। ठीक है, चलिए एक बार, ठीक है नरेंद्र जी से इसका ठीक है जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र जी देखिए, इससे पहले बाल मुकुंद शर्मा जी ने यह भी सवाल उठाया कि आप लोग इतनी देर से क्यों जागे हैं? आप लोगों को अगर दिक्कतें थी और उद्योग इससे प्रभावित हो रहा है तो पहले से ही आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई? हेलो नरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? क्या सुन पा रहे हैं जी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये निवेदन मैंने पहले भी कहा, हाँ। हम किसानों के विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसे किसान भाइयों के हमारे इतने 9 महीने से यहाँ बैठे हैं, दुख तकलीफ ये भी सह रहे हैं जी। हमने 5 महीने पहले 6 महीने पहले रिक्वेस्ट करी थी, एक तरफ का रास्ता किसान भाइयों ने फिर भी खोला है। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि हाल फिलहाल अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उद्योग का नुकसान देश का नुकसान है, कोई भी नहीं चाहेगा कि देश का नुकसान हो। प्रैक्टिकल ग्राउंड रिपोर्ट, जो अगर आप ग्राउंड की रिपोर्ट की बात करेंगे, इस वक्त हाल फिलहाल जो हमारे रास्ते बंद किए गए हैं वो दिल्ली पुलिस ने रास्ते हमारे बंद किए गए हैं। अगर सरकार और किसान दोनों पक्षों के बीच में हम लोग पिस रहे हैं, उधर से अपना सरकार अड़ियल रुख अपना रही है, इधर से किसान भाई जब तक अपनी बात उनका अपना अधिकार है, हम उसके बीच में कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते। हमारा तो निवेदन सरकार से है, किसान भाइयों से भी है। प्रोफेसर साहब थोड़ा कोई रास्ता निकल सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसान भाई अपना आंदोलन जारी रखें। हमारी जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है या दिल्ली पुलिस है या हरियाणा सरकार है, हमारी तो एक आम नागरिक के हैसियत से ये गुजारिश है कि हमारे को बलि का बकरा ना बनाया जाए। किसान भाइयों को आंदोलन। ठीक है बाल मुकुंद शर्मा जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से किसान एक अहम बॉडी है देश की, ऐसे ही तो उद्योग भी है ना। अगर उद्योग बंद रहेंगे तो कैसे जीडीपी आगे बढ़ेगी, कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कैसे वो बैलेंस बन पाएगा सर, कैसे चीजों को मैनेज कर पाएंगे? देखो, मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता फिर जिस तरीके की बात कर रहे थे उनको भी समझना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ और मैं रहने वाला जींद का हूँ। वहां से अगर मुझे, और बहुत सामाजिक जीवन में भी रहा हूँ, राजनीतिक तौर पर लोगों से जुड़ा रहा हूँ, लोगों से संपर्क भी अच्छे हैं जी। लेकिन अगर मैं जींद से किसी व्यक्ति को ये बुलाऊं कि कुछ कागज देने के लिए आप चंडीगढ़ आ जाओ, तो 10 आदमियों से फोन पर बात करते वो कहते हैं भाई साहब समय नहीं है और मैं नहीं आ सकता। यानी कि आज लोगों का जीवन इतना व्यस्त है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि 9 महीने से किसान हमारे कहने से बैठे हैं। एक तो ये सत्यता की कसौटी पे खरा उतरने वाली बात है। अब वो क्यों बैठे हैं? नहीं बैठे, ये झूठ इनका साबित होगा। वो क्यों, अब वो क्यों बैठे हैं? मानवीय गुण है हर इंसान को। जो आदमी सृष्टि पे आया है, जिसके बाल बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। हम सबको, आप और हम सब पर, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, लोकदल के प्रवक्ता मेरे गांव से ही हैं, हम सबको अपने बच्चों से बहुत प्यार है जी। हमारी इस जो ये 3 काले कानून है, इस पे हमें ये नजर आता है कि हमारा जो आगे वाली पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएगी, उनका जीवन खत्म हो जाएगा, हमारी जमीन हमारे हाथ से चली जाएगी, हमारा निर्णय, हमारे भाग्य विधाता दूसरे लोग बन जाएंगे। केवल आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए लोग संघर्षरत है, ये समझने की जरूरत है। किसी की बहकाई में कोई, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक दिन के लिए कोई हमारे अजीज भी हैं और हमने उनको एक तरीके से एस्टेब्लिश किया हुआ ऐसे बच्चों को, वो चंडीगढ़ तक एक दिन नहीं दे पाते हमें। वो लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो 9 महीने से किसी के कहने से यहाँ बैठ जाएंगे। और वो किसान हैं, खेती करने वाले लोग हैं, हरियाणा के किसान है, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, वो बैठे क्यों हैं? हमारा जो मानवीय गुण है, हमें अपनी संतानों की, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, वो केवल पीढ़ियों की चिंता में बैठे, इसलिए इसको भ्रमित करने की जरूरत नहीं है किसी भी साथी को। एक और मेरा निवेदन ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है रावल जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार विजेंद्र जी से उनका पक्ष रखें, उसके बाद आप एक साथ बोलेगा, जवाब दीजिएगा तीनों की बात का। विजेंद्र जी, सवाल ये है
ठीक है विजेंद्र जी, देखिए सवाल यही है जो अभी बालमुकुंद शर्मा जी कह भी रहे हैं कि साहब लगातार आंदोलन चल भी रहा है और किसान भी जरूरी है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि हम आंदोलन किस बेस पे कर रहे हैं, आधार आंदोलन का है क्या? जो चीजें अभी हुई नहीं है और जिस तरीके से किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि जमीन गिरवी रख जाएगी या फिर रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, तो ये चीजें अभी बात की बात है। अगर कुछ हुआ नहीं है तो इसके आधार पर क्या हम इतना लंबा आंदोलन चला सकते हैं और किस आधार पर यह आंदोलन हो रहा है, सवाल यह है। नहीं गुप्ता जी, बिल्कुल आधार है इस आंदोलन का, और इतना बड़ा आधार है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे हमारे बालमुकुंद भाई कह रहे थे कि हमने अगली पीढ़ी को जवाब देना है जी। अब ये बार बार भाजपा वाले, एक तो अभी विधु जी ने, प्रोफेसर साहब ने एक बात कही कि किसान जो है ना बात नहीं करना चाहते। अभी कोरोना सेकंड वेव का जो अच्छा दौर चल रहा था, पीक पर थी, किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने लेटर पैड पर लिख करके केंद्र सरकार को भेजा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस टाइम केंद्र सरकार के पास से जवाब आता कि अगर आप अपनी जिद छोड़ करके बात करने आए तो हम बात करेंगे, अन्यथा हम बात नहीं करेंगे। ये सरकार की, एक मिनट प्रोफेसर साहब, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी कि जब किसानों ने शो में ऑफर किया है बात करने के लिए तो उनको टेबल पर बिठाना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी। दूसरी बात आ गई किसान आंदोलन का आधार क्या है जी। गुप्ता जी, आधार तो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो चुका है। किसान को भय है कि हमारी जमीन जो है वो एक दिन बड़े उद्योगपतियों के हाथों में चली जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, दिन जाएगी ना सर, वो दिन कब आएगा? हाँ वो आ गया जी, वो तो आ गया गुप्ता जी, मैं बताता हूँ कब आएगा वो। नंबर दो, किसानों को डर इस बात का है कि हम खेती में फसल उगाते हैं दिन रात मेहनत कर करके, और हमारी खेती की जो फसल उपजेगी उसका हमें उचित दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये दो बातों बड़े डर हैं। सिर्फ अनुमान है, अभी क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं? सिर्फ अनुमान है, अभी क्यों नहीं दूर कर पा रहे? किसान इस आंदोलन का आधार है, किसान का है जो। ठीक है, चलिए ठीक है, प्रोफेसर साहब से इसका जवाब लेते हैं, बोलिए सर। हाँ प्रयाग जी, अभी क्योंकि पिछली बार कितना, अभी भी तीनों लोगों ने एक ही बात कही है। हाँ। और ये अच्छा किया इन्होंने आपके चैनल को जो है ये प्लेटफॉर्म बनाया ये सवाल पूछने के लिए कि इनका कहना है जमीन चली जाएगी। मैं इस पर ही बात करना चाहता हूँ, बड़ी जरूरी बात। यही तो भ्रमित कर रहे हैं, जमीन चली जाएगी, इसी पर जवाब दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बात कही थी कि शाहीन बाग मॉडल, वो शाहीन बाग मॉडल क्या करती है, के विरुद्ध क्या कहते थे, नागरिकता चली जाएगी। सरकार बार बार कहती है नागरिकता देने का, कानून लेने का है ही नहीं। कानून पढ़ो, एक बार पढ़ लो। लेकिन सुनिए भाई साहब, अब ये गलत है। शर्मा जी आ रहा हूँ, शर्मा जी आप ही के पास आ रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। शर्मा जी मैं आ रहा हूँ सर। अब आपको लगता है आपका भूल पकड़ने आने वाला। बालमुकुंद शर्मा जी आ रहा हूँ सर, थोड़ा सुन लीजिए प्लीज। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ और जनता देख रही है। बालमुकुंद जी आप सुन तो लीजिए सर, एक बात तथ्यों को सुन लीजिए, उसके बाद आप अपने तथ्य रखिएगा। ये अब राम मंदिर ले आएंगे, बताओ ये क्या बात हुई? ये धर्म की इस तरह की बात करते हैं। अच्छा एक बार सुन लीजिए सर, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं सबको मौका दे रहा हूँ सर, एक एक करके बोलिए प्लीज। किसानों पर नहीं, वो बोलिए रावल साहब, किसानों पर बोलिए सर। हाँ, अगर बालमुकुंद जी को मेरी बात इतनी अच्छी लगती तो बालमुकुंद जी को मेरी पार्टी के प्रवक्ता होते। ये तो स्वाभाविक है, मैं उनसे अलग कोई बात करने वाला हूँ, तो वो अपने समय का इंतजार करें बात करने का लिए। ठीक है, अब मैं अपनी बात कहता हूँ। ये शाहीन बाग मॉडल जो है वो यही है, नागरिकता। बालमुकुंद जी, आप आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं आ सकते, गलत है ये। बालमुकुंद जी, आपने दुनिया भर की बातें की थी, आपने दुनिया भर की बात करिया जी। अब ये बेईमानी, चलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। चलो सुन नहीं सकते बात, मुझे साबित होता है। हरियाणा के बारे में बोलिए। अरे हरियाणा कोई दुनिया से अलग है, भारत में नहीं है। अच्छा चलो हरियाणा के बारे में बोलते हैं। अब हरियाणा के बारे में हरियाणा की बात करने के लिए हम विवश करेंगे। बालमुकुंद जी, आप ना तो एंकर है, ना मॉडरेटर, आप की सकते हैं। आप अपनी बात के लिए मुझे नहीं कहने दीजिए, यही तो होगा आपका। आपकी बात ना करूंगा। अच्छा बालमुकुंद जी एक बार सुन लीजिए पूरी बात, और रावल साहब प्लीज आप जल्दी से इसको कंक्लूड करिए, क्योंकि आप बार बार किसी और मुद्दे पर जाएंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर बीच में इंटरप्शन होगा। ठीक है शर्मा जी सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, रावल साहब के पास। रावल साहब की बात पूरी करिए। बालमुकुंद जी, आपने इस प्रकार से प्रयास किया कि आपकी बात मैं बोलूं, वो मैं नहीं बोलने वाला, मैं तो अपनी बात बोलूं, आपको सुननी पड़ेगी।
सुननी चाहिए। सभ्यता भी यही है। आप अपने समय में बोलना, आप अपने आप कोई सर समय खराब हो रहा है सर। आप सुनिए, आप कान खोलकर सुनिए, आप कान खोलकर सुनिए। मैं नागरिक के तौर पर ये कहता हूँ, आप वहाँ लेके जाते हैं, आप दिखाना क्या, आप इस पे किसान। अरे भाई आप चुप तो करेंगे, आपका प्रवक्ता थोड़ी हूँ मैं, आपके कहने अनुसार थोड़ी चलूंगा मैं अपनी बात रखूंगा नहीं ना, मैं कहीं की बात, कहीं फिजूल की बात मैं क्यों सुनूंगा। अरे आप कहीं नहीं करना चाहते, आप इस समय नष्ट कर रहे हैं चैनल का, आप इस चैनल का समय नष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे आप। ये तय कर दिया। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, चलो बताता हूँ। देखिए अगर आप लोग बीच में बोलेंगे तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता किसी भी गेस्ट का ऑडियो डाउन करना। प्लीज आप समझिए सर, वक्त को समझिए। दर्शकों का समय बहुत कीमती है, आप लोगों का समय बहुत कीमती है सर। अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन बीच में मत बोलिए प्लीज। रावल साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करें आप। जी मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर बैठे इन लोगों ने, ये प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके पास समय नहीं रहा होगा, इन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं है। एक बार इस डिबेट को खत्म करने के बाद मेरे कहने से, अनुरोध पूर्वक मेरा आग्रह है आपसे, आप डिबेट के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अमेंडमेंट जो है उसको पढ़िएगा और उसका कौन सा सेक्शन पढ़िए ये भी बताता हूँ। उसका सेक्शन 1 पढ़िए और आंखें खोल के पढ़िए, किसी अपने साथ समझदार आदमी को बिठा के पढ़िए। उसमें क्या कहता है, ऐतिहासिक कानून है, वो ये कहता है कि किसी भी कीमत पर सेक्शन 8 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको आप काला पीला नीला हरा गुलाबी बता रहे हैं, वो कहता है किसी भी कीमत में किसी भी सूरत पे किसान की जमीन का स्वामित्व नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता। ठीक है, अब समय कम है, प्लीज समझिए, समय कम है। आप विजेंद्र जी एक फाइनल कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद दहिया साहब आपके पास आ रहा हूं। ठीक है विजेंद्र जी बोलिए। रावल साहब आप समय नहीं है सर, प्लीज सर। रावल साहब समय नहीं है, आप प्रोफेसर साहब अब समय नहीं है, समझिए सर। ठीक है विजेंद्र जी फाइनल कमेंट। किसानों को दबा करके इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है, जिस नीति में सरकार कभी भी कामयाब नहीं होगी। सरकार को संवाद से इसका समाधान ढूंढना चाहिए, समाज इसी से लगे। दूसरी बात, विदु जी कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर फलाना फलाना पढ़ लीजिए। विदु जी इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो चाहे जितना चाहे, जो जिस ग्रेन को चाहे वो उसका स्टोर कर सकता है, और जब तक की सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जब तक उसका प्राइस जो है एक्चुअल प्राइस। ठीक है दहिया साहब, कोई कंफ्यूजन अभी भी है क्योंकि देखिए अलग अलग मत है सबके, लेकिन कानून में क्या कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है दहिया साहब। ठीक है सर, हो गया। विजेंद्र जी, रावल साहब, ठीक है। दहिया साहब फाइनल कमेंट। गुप्ता जी मैं तो एक सिंपल सा कमेंट दे रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन जो है नहीं कॉर्पोरेट जगत पर जाएगी। अब यहाँ पर जो 3 प्रवक्ता बैठे हैं, अरे सुना रुकिए सर, समय नहीं है। दहिया साहब बात पूरी करिए। यहाँ पर 3 प्रवक्ता बैठे हैं। जो बीजेपी का प्रवक्ता है ये उसकी भाषा बोलेगा बीजेपी की, जो आईएनडी का वो आईएनडी की बोलेगा, जो कांग्रेस का कांग्रेस की बोलेगा। कॉर्पोरेट जगत हमारे। चलिए शुक्रिया सर, अब समय नहीं मेरे पास। आप लोगों ने लड़ने में समय ज्यादा बिताया है और तथ्यों पर अगर बात हो तो जनता भी समझ पाए, लोग समझ पाए कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी की ओर से क्या कुछ पक्ष रख रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। सवाल यह है कि अगर किसान रीढ़ हैं तो फिर उद्योगपति क्या हैं, कैसे उद्योग चलेंगे, और जो लगातार प्रभावित उद्योग हो रहे हैं और जो कर्मचारियों की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है, आखिर कैसे इसका समाधान होगा और कब यह आंदोलन खत्म होगा, कब बॉर्डर खुलेगा और कब दिनचर्या एक बार फिर से पहले जैसी होगी। बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए।